वॉचिंग चिन्मयीज फिस्कॉस। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट EMI विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में डिस्कस किया था। अभी ये एक नया टॉपिक आ गया है। देखिए, हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ते हैं कि देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर एक चार्ज होता है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को कुछ इमेजिनरी लाइंस मिलते हैं जिसे हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें से फील्ड लाइंस बाहर आते हैं, नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस जाके उस पर टर्मिनेट होते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही दिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वैसे ही अगर हमारे पास चार्ज ना होकर एक मैग्नेट होगा, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आइसोलेट हो सकता है, वो अकेले रह सकता है। मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज हम लोग को मिल सकता है, लेकिन हम लोगों को एक सिंगल मैग्नेटिक पोल नहीं मिल सकता। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर। सो हम लोग अगर एक मैग्नेट लेंगे तो उसमें नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में मैंने सपोज एक बार मैग्नेट ले लिया है, इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होते हैं जिसे हम लोग इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो इमेजिनरी फील्ड लाइंस होते हैं वो बेसिकली नॉर्थ पोल से निकलते हैं और फिर बाहर घूम के साउथ पोल पे वो अंदर जाते हैं मैग्नेट का, और मैग्नेट के अंदर भी वो साउथ से नॉर्थ तक मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर नॉट क्लोज्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर क्लोज्ड लाइंस। तो वैसे ही हम लोग बार मैग्नेट अगर लेंगे तो हमें इसके चारों तरफ भी फील्ड लाइंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड है। वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट आर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, those are the electric field lines which passes through a particular area normally, or we can simply say when the electric field lines are linked with a particular surface we can say electric flux is there. Similarly, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया के साथ लिंक होते हैं तब हम लोग बताते हैं कि वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं फाई इक्वल्स टू BA ऐसे लिखे, और इसे ऐसे भी लिखा जाता है फाई इज इक्वल्स टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि why there is a scalar product or dot product here, why not the cross product or vector product? So the answer is very simple. I will explain you it with an example. देखिए, सपोज ये मेरे पास एक एरिया है। यहाँ पे सोच लीजिए काफी सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के अंदर यहाँ पे काफी सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि फील्ड लाइंस जनरेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। सो ये यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होगा ये यूनिफॉर्म होगा, जैसे कि हम लोग पैरेलल लाइंस में दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला पैरेलल लाइन मैंने डायग्राम में दिया हुआ है। अभी यहाँ पे दो केसेस में लूंगी। सपोज मैं ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया एक रेक्टेंगुलर एरिया में ले रही हूँ, इसे सपोज मैं ऐसे रख रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला एक पोजीशन है जो कि ये केस है, और मैं इसे ऐसे भी रख सकती हूँ। ये वाला केस हमारा दूसरा वाला केस आ गया। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या होगा आप लोग थोड़ा सोच के देखिए कि इस वाले केस में ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स लिंक होंगे इसमें, या फिर इस पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स लिंक होंगे। द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, फर्स्ट वाले पोजीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है, दो क्वांटिटीज के ऊपर फोकस करना है। एक है मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरा है एरिया वेक्टर, जिसको लेके हमने फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरफ है। ठीक है, तो B वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ हो गया।
अभी ये एरिया जो है मैंने इसे ऐसे रखा हुआ है, ये वाला एरिया जो है मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूंगी। तो आप लोगों को पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया। तो इस वाले एरिया के लिए एरिया वेक्टर जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड आएगा। तो बी वेक्टर है इसी डायरेक्शन में और ए वेक्टर भी आ गया इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सपोज ये वाला मैंने फर्स्ट केस लिया, ये वाला सेकंड केस लिया, तो थीटा मेरा आ रहा है यहाँ पे 0 डिग्री। और मैं देख रही हूँ कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो फ्लक्स लिंक आ रहा है इस एरिया के साथ दैट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे फ्लक्स जो मुझे मिल रहा है वो है मैक्सिमम। ठीक है, अभी दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं। इस पोजीशन में जो फ्लक्स आ रहा था वो था मिनिमम, तो फ्लक्स लिंक होता है सेकेंड केस में, इसमें ये आएगा मिनिमम। और यहाँ पे बी वेक्टर तो वैसे ही है, ये वाला फील्ड ही हम लोग ले रहे हैं। ए वेक्टर क्या कहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया, तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। टोटल एंगल यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। क्लियर। तो मुझे अभी ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होने वाला एक फॉर्मूला चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मेरा कैमरे में प्रॉब्लम आ गया था तो थोड़ा पोर्शन ऊपर कट गया था, मैं उसे इरेज करके यहाँ पे लिख रही हूँ अगर देखिए। तो ये वाले कंडीशन में मुझे थीटा 0 आ रहा था मेरा और फाई मैक्सिमम हो रहा था। इस वाले कंडीशन में थीटा 90 आ रहा था और फाई मिनिमम हो रहा था। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला एक फॉर्मूला मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले लिख सकती हूँ। एक अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लूंगी तो वो आएगा फाई इक्वल्स टू बी ए साइन थीटा, और अगर डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं लूंगी तो वो आएगा फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ये वाला आएगा। देखिए पहले मैं थीटा 0 डाल रही हूँ, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करूंगी तो साइन 0 क्या आएगा 0, तो फाई हो गया 0, तो वो तो मैक्सिमम नहीं है, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा। थीटा 0 यहाँ पे पुट करूंगी तो cos 0 आएगा 1, फाई इक्वल्स टू बी ए दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन मैं फिर से देखूंगी और यहाँ पे अभी थीटा 90 पुट करूंगी तो थीटा इक्वल्स टू 90 हो गया, तो साइन 90 हो गया 1 और फाई हो गया बी ए, लेकिन ये तो मिनिमम नहीं हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला अगेन गलत हो गया। यहाँ पे अगर थीटा 90 पुट करूंगी तो cos 90 हो गया 0, तो फाई हो गया 0, इसका मतलब फाई मिनिमम आ रहा है। तो ये वाला कंडीशन जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसके साथ ही ये सिमिलर है, तो ये वाला कंडीशन मेरा सही आ रहा है। आप लोग थोड़ा इमेजिन करके देखिएगा, जो भी सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ यू शुड इमेजिन इट फास्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिजिक्स इज एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। हम लोग उसे अगर इमेजिन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, तो देन वी कैन एंजॉय द चार्म ऑफ फिजिक्स। ओके, तो हमारा जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला फॉर्मूला है वो है ये वाला, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो रहा है। अगर आपको डाउट आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन फैराडेज एक्सपेरिमेंट। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटली। तो उसी को लेके कैसे फैराडे ने काम किया था, कौन से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, वो सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझेंगे। तो फैराडे ने जो काम किया था, देखिए ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था। उन्होंने एक सॉफ्ट आयरन का एक रिंग लिया हुआ था। ये जो है ये वाला रिंग है, ये सॉफ्ट आयरन से बना है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन से किस लिए बना है ये मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने अभी क्या किया, इस सॉफ्ट आयरन के दो एंड्स ले लिए। इस वाले साइड पे कुछ कॉपर वायर उन्होंने माउंट किया उसके ऊपर, और उस वायर को लगाया एक बैटरी के साथ थ्रू ए स्विच और की। ठीक है, और दूसरे एंड में भी वैसी तरीके का एक वायर उन्होंने वाउंड किया और उसे लगाया एक गैल्वेनोमीटर के साथ। हमें पता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर होगा सर्किट में तो वो मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में अभी उन्होंने क्या किया, ये स्विच को अभी ऑन कर दिया, इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो स्विच अभी ऑन हो गया।
स्विच जब ऑन हुआ, यहाँ पे बैटरी लगा है, तो इसका मतलब ये जो कॉपर वायर यहाँ पे है, इसके अंदर अभी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस कॉपर वायर में करंट फ्लो करेगा, तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट आता है अब सबको। तो ऑयस्टेड के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, करंट कैरिंग वायर अगर यहाँ पे आ गया तो अभी इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा होगा। ठीक है, ये कॉइल को हमने ऐसे वाउंड किया है जैसे कि सोलेनॉइड है एक, तो ऐसे अगर ये वाउंड हुआ है तो इसका मतलब इसके बीच यहाँ पे काफी सारे फील्ड लाइंस आ रहे होंगे। तो ये जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है। लेकिन ये जो रिंग यहाँ पे उन्होंने लिया है, ये है एक सॉफ्ट आयरन वाला रिंग। तो सॉफ्ट आयरन जो होता है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तीन तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो होगा वो फील्ड लाइंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसे रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक जो होता है वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फेरोमैग्नेट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सारे फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेंगे। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया है इस फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, ये सारे फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेगा। तो ये फील्ड लाइंस क्या हो गया, यहाँ से आके इस कॉइल के साथ भी लिंक हो जाएंगे। तो ये वाला जो कॉइल यहाँ पे हमने वाउंड करके रखा हुआ है, अभी फर्स्ट वाले कॉइल में करंट आ गया तो सेकेंड वाले करंट में भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो गए। इसके वजह से जो फील्ड लाइंस आए थे वो अभी इसके साथ लिंक हो गए। ठीक है, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आया ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से भी मुझे करंट मिल सकता है तो गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन तो होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस बैटरी को बार बार ऑन ऑफ किया, मतलब बंद कर रहे थे चालू कर रहे थे, बंद कर रहे थे चालू कर रहे थे, ऐसा कुछ किया उन्होंने। तो तभी उन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका जो पॉइंटर है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब सर्किट में करंट आ गया। जब ये स्टेडी स्टेट में था यहाँ पे कुछ करंट नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बैटरी को ऑन ऑफ किया, ऑन ऑफ का मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, करंट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, अगेन इंक्रीजेस अगेन डिक्रीजेस। तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो इंक्रीजेस एंड देन आल्सो वैनिशेस। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तभी गैल्वेनोमीटर ने करंट डिटेक्ट किया, उससे पहले गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं था। ठीक है, तो उसमें से उन्हें ये आइडिया आया कि अगर टाइम टू टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब सर्किट में करंट आ रहा है, और करंट आने की कुछ वजह भी होनी चाहिए। और करंट किसके वजह से आता है, अगर वहां पे कोई ईएमएफ होगा, तो इसका मतलब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है सर्किट में, जिसके वजह से वो करंट आ रहा है, और उस करंट को हम लोग बताएंगे इंड्यूस्ड करंट, और जो ईएमएफ आ रहा है उसे हम लोग बताएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये एक केस था। उन्होंने एक दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा कुछ कॉइल ले लिया उन्होंने, और इस कॉइल, ये वर्टिकली ऐसा है कॉइल, ठीक है, ऐसा एक कॉइल उन्होंने ले लिया जिसके साथ उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब जब इस कॉइल में करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। क्लियर? इसके पास एक मैग्नेट है यहाँ पे, इसका सपोज ये वाला एंड है नॉर्थ पोल और यहाँ पे ये है साउथ पोल, ये एक बार मैग्नेट में ले रही हूँ। तो दूसरे वाले केस में उन्होंने क्या किया, इस कॉइल को फिक्स रखते हुए इस मैग्नेट को मूव करना शुरू कर दिया। तो वो जो सपोज ये वाला मेरा फर्स्ट केस है, सपोज ये फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे, इस मैग्नेट को इसके पास ला रहे थे। तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को इससे दूर ले गए, तो तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज जब इन्होंने नॉर्थ पोल को इसके पास लाया, तभी सपोज गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो कुछ इस तरफ हो रहा था।
ठीक है, ये फर्स्ट वाले केस में। लेकिन जब उन्होंने इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले गए तो तभी क्या हुआ कि इसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो अभी इस तरफ हो रहा था, बी केस में। इसका मतलब नॉर्थ पोल जब पास आ रहा है, करंट का डायरेक्शन जो है, नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा होगा तब उसका करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है कॉइल में, इसीलिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है। वैसे ही उन्होंने अभी क्या किया, इसे मैग्नेट को सिर्फ अपोजिट बना दिए और मैग्नेट को उल्टा दिया उन्होंने। जैसे कि यहाँ पे आ गया अभी साउथ पोल और यहाँ पे आ गया अभी नॉर्थ पोल। इसी केस में भी जब उन्होंने मैग्नेट को मूव किया तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, और ये जब पास आ रहा था जिस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा था, जब मैग्नेट दूर जा रहा था तो दूसरी वाली तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा था। ये हो गया सेकेंड एक्सपेरिमेंट। उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा चेंज करके उन्होंने फिर से देखा कि अभी उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को स्टेशनरी बना दिया। इस केस में कॉइल स्टेशनरी था, मैग्नेट मूव कर रहा था। लेकिन ये थर्ड वाले केस में उन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी बना दिया और अभी कॉइल को वो मूव करना शुरू कर दिया। अगर कॉइल भी मूव हो रहा है, उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। जब ये मैग्नेट के पास आ रहा है, डिफ्लेक्शन जिस तरफ है, जब ये मैग्नेट से दूर जा रहा है, डिफ्लेक्शन अपोजिट तरफ हो रहा है। इसका मतलब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes, an induced current appears in the circuit which is detected by the galvanometer. क्लियर? कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है? हम लोग अगर मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं, दोनों केस में हम लोग देखेंगे, किसी भी केस में हम लोग कॉइल और मैग्नेट इन दोनों को पास ला रहे हैं। आइदर हम लोग मैग्नेट को मूव कर रहे हैं या फिर कॉइल को मूव कर रहे हैं। दोनों केस में जब ये दोनों पास होंगे, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इस मैग्नेट का, वो ज्यादा से ज्यादा लिंक होगा कॉइल के साथ। लेकिन जब हम लोग उसे दूर ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। देखिए, मैं इसे पास ला रही हूँ, इसका मतलब फ्लक्स लाइंस अभी बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। ये कॉइल है, अभी मैं मैग्नेट को दूर ले रही हूँ, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस डिक्रीजेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है सर्किट में, which gives rise to the induced current and that is detected by the galvanometer. तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो उसमें से उन्होंने क्या डाटा निकाला, उन्होंने जो लॉ दिया उसे हम लोग बताते हैं फैराडेज लॉ। उसमें उन्होंने जो ईएमएफ क्रिएट होता है सर्किट में, उस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी। उन्होंने ये बताया कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट इज इक्वल्स टू डी फाई डिवाइडेड बाय dt। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, E is equals to d phi by dt. That means the amount of induced EMF or the magnitude of the induced EMF which appears in the circuit due to the change in magnetic flux is equals to the rate of change of flux. d phi by dt मतलब flux changes with respect to time. तो जब तक फ्लक्स का चेंज होता रहेगा सर्किट में, तब तक हम लोग सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पा सकते हैं। ठीक है, तो फैराडेज लॉ के दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला वाला स्टेटमेंट आप चाहो तो अभी नोट करके लिख सकते हो या फिर बुक्स में भी दिया गया है। तो पहला वाला जो उनका स्टेटमेंट था वो ये था, whenever the magnetic flux linked with a circuit changes, an induced EMF or induced current appears in the circuit and that induced current lasts in the circuit or exists in the circuit so long as there is the change in magnetic flux. Change in magnetic flux नहीं होगा तो induced EMF और induced current भी नहीं होंगे। ये हो गया फर्स्ट लॉ। और उन्होंने सेकेंड लॉ में बताया कि the magnitude of the induced EMF is equals to the rate of change of the magnetic flux. उन्होंने बस इतना ही बताया था। लेकिन उन्होंने ये जो ऑब्जर्व किया कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके बारे में, उस ईएमएफ और करंट के डायरेक्शन के बारे में हमें जो डाटा मिलेगा वो होगा लेंस लॉ से। तो लेंस लॉ के बारे में हम लोग एक दूसरे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग थोड़ा इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।
फील कीजिए फिजिक्स को, उसे एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की और कंसेप्ट अच्छे से समझाने की, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो यू विल फील द चार्म ऑफ फिजिक्स। आई एम अगेन सेइंग जस्ट ट्राई टू एंजॉय द चार्म ऑफ फिजिक्स। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नया नया देख रहे हैं, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of all the new coming videos. Thank you.